तो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग की दुनिया में ना दो सोच हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक का मानना है कि जो ट्रेंड चल रहा है वो चलता रहेगा, और दूसरी सोच कहती है कि नहीं, कीमत हमेशा अपने औसत पर लौटकर ही आती है। आज हम इसी टकराव को समझेंगे और देखेंगे कि क्या इन दोनों में से कोई एक बेहतर है या फिर कहानी कुछ और ही है। हर ट्रेडिंग एल्गोरिदम की नींव में एक बहुत ही बुनियादी सवाल छिपा होता है। क्या कीमत अपने एवरेज पर वापस लौटेगी या फिर जिस दिशा में जा रही है उसी में चलती चली जाएगी? देखिए, यही वो सवाल है जो ट्रेडिंग की दो सबसे बड़ी फिलॉसफीज को अलग करता है, और इसका जवाब बाजारों में किसी की किस्मत बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ये दोनों रणनीतियां सिर्फ टेक्निक्स नहीं हैं, बल्कि बाजार को देखने के दो एकदम अलग अलग नजरिए हैं। एक को आप एक लहर की तरह सोच सकते हैं और दूसरी एक खींचे हुए रबड़ बैंड की तरह। चलिए इन दोनों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो आइए इन दो नजरियों को महसूस करते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग, ये बिल्कुल लहर पर सर्फिंग करने जैसा है। सोचिए, एक बड़ी लहर आ रही है और आप बस उस पर सवार हो जाते हैं। यहां भी यही माना जाता है कि ट्रेंड जारी रहेगा और लक्ष्य बस मोमेंटम की उस लहर पर टिके रहना है। और दूसरी तरफ है मीन रिवर्जन। ये एक खींचे हुए रबर बैंड जैसा है। जब आप रबर बैंड को बहुत ज्यादा खींचते हैं तो क्या होता है? वो वापस अपनी जगह पर लौटता है ना? बस यही सिद्धांत यहां भी काम करता है कि कीमतें एक बड़े मूव के बाद अपने औसत पर लौट आएंगी। तो चलिए ट्रेंड फॉलोइंग की एक औपचारिक परिभाषा भी देख लेते हैं। असल में ये एक ऐसी रणनीति है जो इस सीधे से सिद्धांत पर आधारित है कि जो कीमतें एक दिशा में चल रही हैं, ज्यादातर संभावना है कि वो उसी दिशा में चलती रहेंगी। इसका एक ही मकसद होता है, बाजार के बड़े मूव्स का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना। तो फिर एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम असल में काम कैसे करता है? इसका सीधा सा लक्ष्य है बड़े दिशा वाले बाजार मूव्स को पकड़ना। इसके लिए मूविंग एवरेज या MACD जैसे आम इंडिकेटर्स का इस्तेमाल होता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि जब बाजार में कोई बड़ा ट्रेंड आता है तो यह कमाल का प्रदर्शन करता है और बड़े मुनाफे दे सकता है। लेकिन हाँ, इसकी एक कमजोरी भी है। जब बाजार एक ही दायरे में ऊपर नीचे होता रहता है ना, तो यह रणनीति छोटे छोटे कहीं नुकसान करा सकती है। अच्छा, अब सिक्के के दूसरे पहलू पर आते हैं, मीन रिवर्जन। ये रणनीति इस सिद्धांत पर टिकी है कि कीमतें चाहे कितना भी ऊपर नीचे हो जाएं, आखिरकार वो अपने ऐतिहासिक औसत या मीन की तरफ लौटकर जरूर आती हैं। यानी ट्रेंड फॉलोइंग से बिल्कुल उल्टी सोच। मीन रिवर्जन सिस्टम का मकसद होता है कीमतों में होने वाले छोटे मोटे सुधारों से पैसा कमाना। इसके लिए बॉलिंजर बैंड्स और RSI जैसे इंडिकेटर्स काफ़ी काम आते हैं, जो बताते हैं कि बाजार कब ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हो गया है। इसकी खासियत यह है कि जब बाजार एक रेंज में फंसा हो तो इसमें जीतने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि जब कोई मजबूत ट्रेंड आ जाता है तो ये रणनीति बहुत बुरी तरह से फेल हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमें इन दोनों में से किसी एक को चुनना ही होगा? जी नहीं, जरूरी नहीं है। यहीं से एक हाइब्रिड सिस्टम बनाने का आइडिया आता है, जहां ये दोनों विपरीत रणनीतियां एक साथ मिलकर काम करती हैं। और देखें, यहां सबसे जरूरी बात यह समझने वाली है कि लक्ष्य कोई एक परफेक्ट रणनीति खोजना है ही नहीं, बल्कि दो ऐसी रणनीतियों को मिलाना है जो अपने आप में अधूरी हैं, ताकि एक ज्यादा मजबूत और लचीला सिस्टम बन सके। एक ऐसा सिस्टम जो बाजार के बदलते हालात के हिसाब से खुद को ढाल सके। इससे होता यह है कि जब एक रणनीति काम नहीं कर रही होती तो दूसरी उसे संभाल लेती है। अच्छा, तो एक हाइब्रिड मॉडल बनता कैसे है? इसका एक तरीका है। सबसे पहले दोनों लॉजिक को अलग अलग कोड करके टेस्ट किया जाता है। फिर अलग अलग टाइम फ्रेम इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे लंबी अवधि के लिए ट्रेंड और छोटी अवधि के लिए मीन रिवर्जन। इसके बाद दोनों के बीच में पैसा बांटा जाता है और आखिर में सबसे जरूरी कदम, रिस्क को कंट्रोल करना, ताकि कोई एक रणनीति पूरे पोर्टफोलियो पर हावी ना हो जाए। जैसे पूंजी का बंटवारा कुछ ऐसा दिख सकता है। मान लीजिए 60% पैसा ट्रेंड फॉलोइंग मॉड्यूल में लगा दिया और बाकी का 40% मीन रिवर्जन मॉड्यूल में। ये एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार तरीका है जिससे ये पक्का हो जाता है कि दोनों रणनीतियां हमेशा एक्टिव रहें। और ये बात हाइब्रिड पोर्टफोलियो के पीछे की पूरी सोच को बहुत खूबसूरती से बताती है। रणनीतियों को एक दूसरे का दुश्मन मत समझिए, उन्हें एक टीम के साथी समझिए, क्योंकि जब वो मिलकर काम करते हैं तभी तो पूरा सिस्टम और ज्यादा मजबूत बनता है। लेकिन तब क्या होता है जब मॉडल, चाहे वो कितने ही बेहतरीन क्यों ना हो, फेल हो जाते हैं? चलिए अब थ्योरी से हटकर एक असली दुनिया की कहानी पर नजर डालते हैं।
एक ऐसी कहानी जहां बड़े बड़े जीनियस भी फेल हो गए थे। मिलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट यानी LTCM से। ये एक ऐसा हेज फंड था जिसे बाजार के बड़े बड़े विशेषज्ञों और 2 नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने मिलकर शुरू किया था। वो लोग मुनाफा कमाने के लिए बहुत ही जटिल गणित के मॉडल्स का इस्तेमाल करते थे और सच कहूं तो उन्हें उस वक्त अजेय माना जाता था। LTCM की कहानी किसी फिल्म की तरह है। 1994 में इसकी शुरुआत हुई और कुछ ही सालों में इसने 40% से भी ज्यादा के जबरदस्त रिटर्न दिए। सब कुछ शानदार चल रहा था, लेकिन फिर आया अगस्त 1998। रूस ने अपने कर्ज पर डिफॉल्ट कर दिया और पूरी दुनिया के बाजारों में भगदड़ मच गई। और LTCM के वो मॉडल जिन्हें कभी फेल होने वाला माना जाता था, धड़ाम से गिर गए। सिर्फ 1 महीने में फंड ने अपनी 44% पूंजी गंवा दी। हालात इतने बुरे हो गए थे कि पूरी दुनिया की वित्तीय व्यवस्था को बचाने के लिए 14 बैंकों को मिलकर $3.6 बिलियन का बेलआउट करना पड़ा। ये फंड आखिर इतना बड़ा जोखिम ले कैसे रहा था? बस ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा देखिए, 30-1। इसका मतलब ये है कि 1997 के अंत में फंड के पास अपनी पूंजी के हर $1 के बदले लगभग $30 का कर्ज था। इतना ज्यादा लीवरेज ये मुनाफे और नुकसान दोनों को कई गुना बढ़ा देता है। तो LTCM की इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहला, मॉडल्स की अपनी सीमाएं होती हैं और वो बहुत खराब हालात में फेल हो सकते हैं। दूसरा, लीवरेज मुनाफे और नुकसान दोनों को बढ़ाता है। तीसरा, ब्लैक स्वान जैसी घटनाएं जो बहुत दुर्लभ और अप्रत्याशित होती हैं, कभी भी हो सकती हैं। और सबसे अहम सबक यह है कि असरदार रिस्क मैनेजमेंट ही सब कुछ है। लेकिन देखिए, रिस्क का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी तबाही वाली घटनाएं नहीं होता। एक और तरह का रिस्क भी है जो हमारी रोजमर्रा की ट्रेडिंग पर असर डालता है। रिस्क सिर्फ बाजार के क्रैश होने का नाम नहीं है। ये बाजार के नियमों में होने वाले छोटे छोटे बदलावों से भी आ सकता है, जैसे कि टैक्स और फीस। ये चीजें ना एक धीमे जहर की तरह होती हैं जो धीरे धीरे मुनाफे को खा जाती हैं। इसका एक ताज़ा उदाहरण है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT में हुई बढ़ोतरी। ये आंकड़े देखिए, फ्यूचर्स पर STT में सीधे सीधे 300% की भारी बढ़ोतरी हुई। ये एक चीता जागता उदाहरण है कि कैसे ट्रेडिंग का माहौल रातों रात बदल सकता है और इसका असर असल ट्रेड पर कैसे पड़ता है। ये चार्ट निफ्टी फ्यूचर्स के एक सैंपल ट्रेड पर इसका असर दिखाता है। देखिए, बढ़ोतरी से पहले STT लगभग ₹200 था और बढ़ोतरी के बाद ये ₹500 हो गया, यानी हर ट्रेड पर सीधे सीधे ₹300 का अतिरिक्त खर्च। ये छोटे मुनाफे को तो पूरी तरह से खत्म ही कर सकता है। तो आखिर में सबसे जरूरी बात यही है कि असली बढ़त किसी जादुई स्ट्रैटेजी से नहीं आती। असली बढ़त आती है एक मजबूत रिस्क मैनेजमेंट से, जो हर चीज का हिसाब रखता है, बाजार के क्रैश से लेकर टैक्स में होने वाले बदलावों तक। लंबे समय तक टिके रहने की यही एक चाबी है। और अंत में हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं जिस पर जरूर सोचिएगा। अगर नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बनाए मॉडल्स भी फेल हो सकते हैं, तो फिर किसी अप्रत्याशित घटना के लिए हमारी और आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए?